एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली जो लालगंज की लाइब्रेरी में प्रोफेसर देवेश अभी उसका जिक्र कर रहे थे कि गांधी जी का काफ़ी यहाँ पे रहना हुआ, वो आए रुके। उसी में एक लेगेसी है, लालगंज में एक लाइब्रेरी है श्री शारदा सदन पुस्तकालय। उसमें भी गांधी जी शायद, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो कहानियाँ मुझे बताई गई हैं कि 2-3 दिन वहाँ पे भी रुके थे। और एक बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, कॉलोनियल ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। उसमें एक पांडुलिपि संरक्षित है जो कि कैथी लिपि में लिखी गई है, और वो रामचरितमानस का अडेप्टेशन है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस का अडेप्टेशन है। और अलग अलग रामायण के एपिसोड्स पेंटेड हैं उसमें। एक तरफ वो लिखावट है और दूसरी तरफ पेंटिंग बनी हुई है। जो पांडुलिपि का ट्रेडिशन हमारे यहाँ रहा है, बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, पाल पांडुलिपियों का, पाल वंश के ज़माने में जो पांडुलिपि लिखी गई और बनाई गई। उसके अलावा जैन पांडुलिपि है, जो वेस्ट इंडिया में है। पाल हमारे यहाँ है बिहार बंगाल में। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, मुगल मिनिएचर पेंटिंग, ये सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग की ही ट्रेडिशंस हैं। उसी ट्रेडिशन में अगर हम लोग आगे चलें तो 1906 डेटेड है ये वाली मैन्युस्क्रिप्ट जो लालगंज में रखी हुई है। और उसका जब अध्ययन किया गया, एक हमने दो तरह से उसको बहुत वृहद रूप से उसका एनालिसिस किया, एक एक आर्टवर्क का। एनालिटिकल भी एनालिसिस किया कि ये पेंटिंग्स क्या कहती हैं, सिंबॉलिकली क्या कहती हैं, क्या कलर पैलेट है, कैसे आँख कान नाक मुंह बनाए जाते हैं। और फिर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया देश के सारे बड़े बड़े आर्ट फॉर्म्स जो कि इस्टेब्लिश्ड आर्ट फॉर्म्स हैं उनसे भी, कि ये कैसे दूसरों से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। बिहार के नेबरिंग आर्ट फॉर्म से तो बिल्कुल ही किया। और इंटरेस्टिंगली जब हमने कंक्लूड किया उसको, तो इंटरेस्टिंगली ये जो तरीका है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो शैली है, इसमें दो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पाई गई। एक तो ये पाई गई कि उन कुओं के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स की कहीं ना कहीं झलक, आई एम श्योर विद्या मैम ने जो अभी मार्गदर्शन किया है कि बाकी चीज़ों को भी आप म्यूजियम्स में जाके अलग अलग वेसल्स पे जो बने हुए हैं उनको भी देखिए, तो आई एम श्योर कि उसकी भी कहीं ना कहीं झलक इसमें दिखाई देंगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये दूसरे किसी भी आर्ट फॉर्म से नहीं मिलता। ये बहुत यूनिक है। चाहे इसके कलर पैलेट के बारे में बात करें, या इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, या इसके व्यू पॉइंट्स, जिस ढंग से हम उसके कॉम्पोजिशन को देख रहे हैं उसके बारे में बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको एकदम अलग बनाती है। अब कभी अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल उसको दिखाऊंगा, स्पेशली शालिनी मैम को दिखाऊंगा, क्योंकि वो वहाँ पे आर्ट से डील कर रही हैं और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप एक ही, किसी भी भारत के पेंटिंग ट्रेडिशन में ऐसा नहीं देखा गया है कि एक कैनवस के अंदर, एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं। जब आप वाटर बॉडी देख रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं ऊपर से देख रहा हूँ, और जब आप साइड में बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं तो आपको लगेगा मैं साइड से देख रहा हूँ। राम और बाली बध इतना खूबसूरत उसमें बनाया गया कि बाली को सोता हुआ ऐसा दिखाया कि आपको लगेगा टॉप व्यू है, बट राम और सुग्रीव को देखेंगे तो आपको लगेगा साइड व्यू है। ये इतना मेच्योर, बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग एन आर्ट हिस्टोरियन, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये इतना मेच्योर कॉम्पोजिशनल सेंस है जो कि उस जमाने में 1906 के आसपास हमारे यहाँ के आर्टिस्ट लोगों के अंदर था। कलर पैलेट, नॉर्मली लोक कलाओं में हमें प्राइमरी कलर्स दिखते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो, यही सारी चीज़ें, जो चटक कलर जो नेचुरली मिलता है लोग वही लगा देते हैं। बट हमारे ये वजिकांचल की इस पांडुलिपि में बहुत मिच्योर कलर है, मतलब 2-3 कलर को मिला के एक नया कलर बनाया जा रहा है। उस पर भी मैंने शोध किया कि वहाँ पे नेचुरल कलर कैसे बनाए जाते होंगे। नेचुरल कलर तो ऐसे होते नहीं है कि लाइट ब्लू है, सी ग्रीन है, ऐसे कलर्स। तो बाद में शोध के बाद ये समझ में आया कि कौन कौन से पत्थरों को और कौन कौन से फूलों के कलर को मिला के इस कलर को बनाया जाता होगा। तो बहुत मिच्योर कलर पैलेट है, बहुत मिच्योर कॉम्पोजिशनल सेंस है, और फोकस है एकदम सब्जेक्ट पे। जो सब्जेक्ट है बस केवल वही दिख रहा है। लोक कलाओं में नॉर्मली क्या होता है कि हम सब कुछ भर देते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है वो तो होगा ही, उसके अलावा हम बॉर्डर बहुत सुंदर बना देंगे, स्काई बहुत सुंदर बना देंगे, पानी भी बहुत सुंदर बना देंगे, सब कुछ ही सुंदर बनाएंगे। लेकिन यहाँ वाले आर्टिस्ट की ये मेच्योरिटी थी कि जो मेरा सब्जेक्ट है, जहाँ पे फोकस पॉइंट होना चाहिए, वहीं पे फोकल पॉइंट है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहीं कहीं पे कोशिश की गई है कि बॉर्डर के बाहर
चीज़ों को निकाल दिया गया, किसी का हाथ थोड़ा सा बॉर्डर को ओवरलैप कर रहा है, रथ का जो गुंबज है वो बॉर्डर को थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, शिखर जो रथ का है या मंदिर का है, तो वो बॉर्डर को ओवरलैप करने का मतलब है कि थोड़ी सी कोशिश थी थ्री डायमेंशनल इल्यूजन देने की, जो कि बाद में हम बंगाल में देखते हैं, जामिनी रॉय और बाकी और जो कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, उन्होंने इन चीज़ों की कोशिश की है। तो ऐसे करके ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म हो जाता है, जिसकी स्टडी और जिसके बारे में पढ़ा और लिखा नहीं गया, और हम लोग जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस कड़ी को, तो हम शायद हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कला आर्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो जिस कला की शुरुआत आज से 3000 साल पहले, और आज विद्या मैम की व्याख्यान से ये भी पता चला कि और भी पीछे जाके आप देखिए, 3000 साल पहले से भी पीछे जाके नियोलिथिक में भी जाके आप देखिए, तो जो आज से 3000-5000 साल पहले से परंपरा हमारे यहाँ चलती आई थी, और जो 1906 मतलब अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी तक चली है, वहाँ पे उसके बाद जो भी कारण रहा हो हमारे क्षेत्र का, थोड़ा सा नेचुरली हमारा क्षेत्र इफेक्टेड रहा है, बहुत सारी चीज़ों से, बाढ़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशियो पॉलिटिकली बहुत इफेक्टेड रहा है, तो जो भी कारण हो, समहाउ हमारे क्षेत्र की ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो गई, स्पेशली पेंटिंग ट्रेडिशन के विलुप्त होने के बहुत कारण होते हैं, क्योंकि हम जिस सरफेस पे करते हैं वो सरफेस अगर नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी कोई मूर्ति है, कोई शिल्प है, कोई वैसी चीज़ है, तो वो सरफेस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। यहाँ पे कागज़ लेटेस्ट मतलब 20th सेंचुरी की बात करें या 19th सेंचुरी की बात करें तो कागज़ आ गया, उसके पहले लोग कपड़े पे करते थे, उसके पहले लोग मिट्टी के बर्तनों पे करते थे, तो जब सरफेस ही नहीं बचेगा तो वो चीज़ विलुप्त हो जाएगी। तो पेंटिंग के साथ ये विडंबना रही है हमेशा, शायद इन चीज़ों के कारण विलुप्त हो गई, और दूसरी चीज़ ये भी कि पैटर्नाइजेशन नहीं मिला,